हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी +2 की केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। इजी सी यूनिट है, हम इजीली ख़त्म कर लेंगे इसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। तो यूनिट स्टार्ट करने से पहले हमें यही पता होना चाहिए कि सॉलिड स्टेट होती क्या है। देखो भाई, ये जो यूनिट है ना, ये हम जो +1 की यूनिट कर रहे थे, हमारी +1 की 5th यूनिट है, कौन सी, स्टेट ऑफ मैटर। उसके अंदर हम लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये यूनिट उससे आगे चलती है, सॉलिड स्टेट +2 के अंदर दे दी गई है, तो वही हम डील करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सॉलिड स्टेट होती क्या है। किसी भी मैटर की वो स्टेट जिसके अंदर उसका डेफिनेट वॉल्यूम हो, डेफिनेट ही शेप हो, उसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहां पे आपको बता देता हूं बनाकर। मान लिया मेरे पास ये कोई भी एक मैटर है, ये मेरे पास कोई भी एक मैटर है और ये पार्टिकल से मिलकर बना होता है। हमें पता है इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जिसे हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स बोला जाता है। और इन पार्टिकल्स की अरेंजमेंट ही डिपेंड करती है कि जो हमारी स्टेट है किसकी, मैटर की, वो कैसी होगी। मान लिया ये है मेरे पास, ये कोई भी मैटर है और ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। देखो सॉलिड स्टेट के अंदर क्या होता है, सॉलिड स्टेट के अंदर क्या होता है, जो हमारे पार्टिकल है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के, यानी कि इसके अंदर थोड़ा सा भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। देखो एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड है ना, बिल्कुल, इसलिए ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं और इनका डेफिनेट ही वॉल्यूम होता है और डेफिनेट ही क्या होती है, शेप होती है, क्योंकि ये अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इनके जो पार्टिकल है ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या है, जुड़े हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सॉलिड स्टेट की डेफिनेशन लिख सकते हैं, या डेफिनेशन लिख लेते हैं कि सॉलिड स्टेट होती क्या है। तो चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सॉलिड्स की डेफिनेशन हो गई। ये क्या डेफिनेशन है, जो मैंने बताया था बिल्कुल वही है। ए सॉलिड इज दैट फॉर्म ऑफ ए मैटर विन विच द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर बाय ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सो दे कैन नॉट मूव इजिली, दीज हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। वही बात है कि सॉलिड्स है, सॉलिड्स के जो पार्टिकल है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए वो मूव नहीं कर सकते, इसलिए उसका डेफिनेट वॉल्यूम या फिर शेप होता है। ये आ गई। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड्स कितने टाइप के होते हैं, सॉलिड्स मेनली 2 टाइप के होते हैं, एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे हमारे पास अमरफस सॉलिड्स हो गए। तो पहले ये लिखिए, हम करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सॉलिड्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जो मैंने बताया था वही हैं। एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा हमारे पास आ जाता है अमरफस सॉलिड। ये होते हैं, तो इनके बारे में हम अब डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। ठीक है, चलो पढ़े, चलो पहले पढ़ लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। मैं साफ कर देता हूँ। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, हम पढ़ते हैं डिटेल के अंदर। देखो हमें पता है कोई भी सॉलिड है वो किससे मिलकर बना होता है, पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ये तो आपको पता ही है। तो पार्टिकल की अरेंजमेंट इस क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, पार्टिकल की अरेंजमेंट क्या होती है, एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है पार्टिकल की। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दूं। मान लिया ये है, ये मैंने कोई भी सॉलिड बनाया और ये सॉलिड्स के पार्टिकल हैं, ठीक है, और इनकी अरेंजमेंट एक रेगुलर होगी, यानी कि एक सिमेट्री के अंदर रिपीट होंगे। ये मान लिया मैंने एक पार्टिकल मान लिया ए है और दूसरा मान लिया बी है। चलो मैं करके दिखाता हूँ एक बार। मान लिया मेरे पास एक पार्टिकल है, वो मैंने मान लिया ए, ये, और ये बी पार्टिकल है, ये मैंने मान लिया ये, है ना। मान लिया ये ए पार्टिकल है, ए के बाद हमेशा बी ही आएगा, उसके बाद हमेशा ए, यानी कि ऐसे चलेगा ए बी ऐसे चलेगा। ठीक है, चलो मैं कर देता हूँ यहाँ पर। यानी कि क्या है, यहाँ पर एक रेगुलर अरेंजमेंट हुई है पार्टिकल्स की। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल है उनकी क्या होती है, एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है
रेगुलर अरेंजमेंट के कारण ही ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं। ये हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि कैसे लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं। तो ये होगी, देखो इधर भी है ए बी और ए बी, है ना। ये एक क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट होती है पार्टिकल की, कि ऐसे सॉलिड जिनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, जैसे हमारे पास एटम हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, आयंस हो गए, कुछ भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारा सॉलिड्स कैसा है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल है उनकी रेगुलर अरेंजमेंट होती है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। जो मैंने बताया था बिल्कुल वही है। दीज आर द सॉलिड्स इन विच द पार्टिकल्स, जो पार्टिकल हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, हैव ए रेगुलर अरेंजमेंट एंड इट रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन ए डेफिनेट पैटर्न। ठीक है, यानी कि डेफिनेट पैटर्न के अंदर मतलब ए के बाद हमेशा बी ही आएगा और बी के बाद ए ही आएगा, इनके अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगी, ये एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा। तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास NaCl है और कॉपर सल्फेट है। NaCl को इस यूनिट के अंदर हम रॉक साल्ट टाइप कहते हैं, मतलब रॉक साल्ट कहते हैं। हम इसका स्ट्रक्चर भी करने वाले हैं। आयनिक सॉलिड है ये एक, ठीक है, ये आयन है ना। NaCl एक आयंस होता है, यानी Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव इस पर चार्ज होता है ना, इसलिए ये आयन है और ये एक आयनिक सॉलिड की कैटेगरी के अंदर आता है। हम इसका स्ट्रक्चर भी करेंगे क्योंकि वो कई बार पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट टाइप का हमारे पास है अमरफस सॉलिड। अमरफस सॉलिड्स क्या होते हैं वो हम करने वाले हैं। पहले आप इसकी डेफिनेशन उतारिए। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्या हो गया, अमरफस सॉलिड्स की डेफिनेशन है, यानी डेफिनेशन, ठीक है। देखो हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर क्या किया था, हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर कर लिया था कि पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट होती है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पार्टिकल्स की इरेगुलर अरेंजमेंट हो रही है। यानी देखो ए के बाद बी आ रहा है, फिर से बी आ गया, फिर से ए आ गया और फिर से ए आ गया और फिर सभी जगह बी आ रहा है। वैसे इस तरफ, यानी कि कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है पार्टिकल्स के अमरफस सॉलिड्स के अंदर, ठीक है। अब देखो इसकी डेफिनेशन, दीज आर द सॉलिड्स इन विच द पार्टिकल डू नॉट हैव रेगुलर अरेंजमेंट आर कॉल्ड अमरफस सॉलिड। ऐसे सॉलिड्स जिनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती, उन्हें हम अमरफस सॉलिड्स कहते हैं। अब आगे, इन दीज सॉलिड या फिर इन सम केसेस दे बिहेव्स लाइक क्रिस्टलाइन सॉलिड। कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिन कंडीशन पर ये कभी कभी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की तरह बिहेव करने लग जाते हैं और इसलिए इन्हें हम क्रिस्टलेट्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लास, रबर और एक और एग्जांपल आएगा प्लास्टिक, ठीक है, वो लिख लेना, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। तो ये हमारे पास अमरफस सॉलिड्स। हमने क्या क्या कर लिया, अब हमने सॉलिड्स पढ़ लिया कि सॉलिड्स क्या होते हैं और हमने दो टाइप के सॉलिड्स पढ़ लिए, अमरफस सॉलिड्स और हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे क्रिस्टलोग्राफी। क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टलोग्राफी। देखो भाई, अब हम करेंगे क्रिस्टलोग्राफी। वैसे आपके सिलेबस में है नहीं +2 के में, लेकिन मैं ऐसे ही ऊपर ऊपर से बता देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टलोग्राफी क्या होता है, देखो भाई, हमें पता है कोई भी क्रिस्टल एक सॉलिड है होता है जिसका डेफिनेट ही शेप होता है, डेफिनेट ही क्या होते हैं, वॉल्यूम होता है, ठीक है। डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, ये होता है, ओके। लेकिन क्या होता है, कोई भी क्रिस्टल जो अपन बनने के अंदर, यानी जब हम क्रिस्टल को बना रहे होते हैं, क्रिस्टल को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जो क्रिस्टल जितना ज़्यादा टाइम लेता है वो उतने ही हमारे बड़े क्रिस्टल बनकर सामने आते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा हम टाइम रखेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे क्या बनेंगे, बड़े क्रिस्टल बनेंगे। तो हमारे पास अब क्रिस्टल की जो ज्योमेट्री है और शेप है उनको मेजर करने के लिए एक ब्रांच दी गई थी जिसका नाम है क्रिस्टलोग्राफी। तो इसकी डेफिनेशन देखो, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द ज्योमेट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल एंड क्रिस्टलाइन सबस्टांसेस। ये साइंस की वो ब्रांच होती है जो हमें किसी भी क्रिस्टल या फिर क्रिस्टलाइन सबस्टांस होते हैं उनकी ज्योमेट्री या शेप बताने के लिए हेल्प करती है। और जब हम जो हमारे पास क्या होती है, जियोमेट्रिक क्रिस्टलोग्राफी होती है, वही बताती है हमें शेप या किसी भी क्रिस्टल का, या डेफिनेट शेप हो या किसी की कुछ हो डेफिनेट, ठीक है, वो बताती है। तो ये 3 लॉ पर काम करती है, 3 लॉ पर बेस्ड होती है। कौन कौन से, द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, द लॉ ऑफ रेशनैलिटी ऑफ इंडिसेस और इंटरसेप्ट और द लॉ ऑफ सिमेट्री। ये 3 लॉज हैं जिन पर ये क्रिस्टलोग्राफी काम करती है। तो बस इतना ही था, हम इन लॉज को डील नहीं करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, ये हायर क्लासेस के अंदर हैं। तो देखो भाई,
हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कई बार, ये हाउ डू द स्ट्रक्चर्स ऑफ क्वार्ट्ज एंड क्वार्ट्ज ग्लास डिफर फ्रॉम ईच अदर, ये क्वेश्चन आता है कई बार, ठीक है, आ जाता है। तो इसका आंसर कैसे, जो मैं बता देता हूँ एक बार। जो हमारे पास क्वार्ट्ज है ये भी एक सॉलिड सी होता है, एक क्रिस्टलाइज सॉलिड होता है, और जो क्वार्ट्ज ग्लास है इनके स्ट्रक्चर के अंदर क्या डिफरेंस है, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास के अंदर डिफरेंस बताओ क्या है। तो देखो, क्वार्ट्ज इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन विच द पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर सिमेट्री वेयर एज ग्लास इज ए अमorphous सॉलिड। तो बस जो हमारे पास क्वार्ट्ज होता है उसके वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और हमें पता है क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट होता है। लेकिन जो हमारे पास क्वार्ट्ज ग्लास है वो एक अमorphous सॉलिड होता है, उसके अंदर पार्टिकल का इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, कोई भी डेफिनेट शेप कुछ भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये हमारे पास क्वार्ट्ज का स्ट्रक्चर है, हमारे पास ये एक रेगुलर सिमेट्री बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी, कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये डिफरेंस है इनके अंदर, ये हमारे पास क्वार्ट्ज और ये हमारे पास क्वार्ट्ज ग्लास है। तो जल्दी से इसे उतारिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। वो नेक्स्ट क्वेश्चन भी पेपर में आता है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है। एक और क्वेश्चन क्या आता है, ग्लास इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड वाई। ग्लास को हम सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं? देखो, सिंस व्हेन द टेम्परेचर इज हाई इन समर सीजन ग्लास इज लाइक ए फ्लूइड्स एंड फ्लोज। देखो क्या होता है, गर्मियों के सीजन के अंदर जो हमारे पास गर्मियों के सीजन के अंदर जो ग्लास है वो फ्लूइड की तरह बिहेव करने लग जाता है, क्योंकि गर्मियों के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है, और जो ग्लास है वो फ्लूइड की तरह बिहेव करने लग जाता है और वो डाउनवर्ड फ्लो होने लगता है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, ओल्ड हाउसेज विंडो पेन आर थिन एट अपर साइड एंड थिक एट लोअर साइड बिकॉज फ्लूइड बिहेवियर ऑफ ग्लास, सो ग्लास इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। देखो, हमारे जो पुराने घर की खिड़कियां होती है ना, वो ऊपर से तो पतली हो जाती है, थिन हो जाती है, और नीचे से क्या हो जाती है, मोटी, ठीक हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ग्लास है वो बह जाता है, ठीक है, फ्लूइड की तरह बिहेव करने लग जाता है और ऊपर से नीचे आ जाता है, तो नीचे वो इकट्ठा होता रहता है। इसलिए क्या होता है, जो नीचे थिक लेयर बन जाती है, ठीक है, विंडो पेन के अंदर। इसलिए ग्लास के इस फ्लूइड बिहेवियर के कारण ही इसे सुपर लिक्विड कहा जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। तो इसका आंसर आपको आ गया, तो इसका आंसर नोट करिए। तो नेक्स्ट हम करते हैं, अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। देखो, हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स किए, अमorphous सॉलिड्स किए, अब हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी कितने टाइप के होते हैं? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं 4 टाइप के। कौन कौन से मैं लिख देता हूं। हमारे पास सबसे पहले आता है हमारे पास आयोनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोवेलेंट सॉलिड। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। और नेक्स्ट हमारे पास आता है मोलिकुलर सॉलिड, सबसे लास्ट में। अब इनको हम क्या करने वाले हैं, डिटेल के अंदर डील करने वाले हैं एक एक को करके। तो हमारे पास ये 4 टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स थे। कौन कौन से थे हमारे पास? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने टाइप के थे हमारे पास? 4 टाइप के, आयोनिक सॉलिड्स और मेटालिक सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड्स, और एक और था हमारे पास कौन सा, कोवेलेंट सॉलिड्स, ठीक है। आगे अब हम इनको क्या करेंगे, एक एक करके डील करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, आयोनिक सॉलिड्स क्या होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास है आयोनिक सॉलिड्स। आयोनिक सॉलिड्स क्या होते हैं? ऐसे सॉलिड जिसके अंदर आयंस एक्ट एज ए पार्टिकल, जिसके अंदर जो आयंस है हमारे पार्टिकल का काम करते हैं, और वो जो आयंस है वो किससे बॉन्डेड होते हैं आपस में, आयोनिक बॉन्ड से। तो उन सॉलिड्स को हम क्या कहते हैं, आयोनिक सॉलिड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास रॉक साल्ट हो गया, NaCl, है ना। NaCl एक आयोनिक सॉलिड्स है। अब हम उसका स्ट्रक्चर भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखिए, किसकी, आयोनिक सॉलिड्स की डेफिनेशन। देखो फ्रेंड्स, ये हमारे आयोनिक सॉलिड्स की डेफिनेशन हो गई। क्या है डेफिनेशन? दीज आर द सॉलिड्स इन विच आयन एक्ट एज ए पार्टिकल। आयंस मतलब कैटायन भी हो सकते हैं, आयन भी। आयन एक्ट एज ए पार्टिकल्स एंड दीज आर बॉन्डेड बाय द आयनिक बॉन्ड कॉल्ड आयनिक सॉलिड्स। बस इजी सा था बिल्कुल। फॉर एग्जांपल हमारे पास NaCl हो गया, KCl हो गया, और जिंक सल्फेट हो गया, और एक्स्ट्रा और भी कुछ हो सकते हैं। जो भी आयनिक स्पीसीज होती हैं वो आयनिक सॉलिड्स के अंदर ही आती हैं।
तो ये हो गया हमारे पास आयोनिक सॉलिड्स, इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे आयोनिक सॉलिड्स की क्या हो गई, प्रॉपर्टीज होगी, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक सॉलिड हम नेक्स्ट ये करने वाले थे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आयोनिक सॉलिड्स हैव क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। जो आयोनिक सॉलिड होते हैं उनका क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर जो हमारे पास कैटायन और एनायन होते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं, जिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम आयन आयन इंटरेक्शन कहते हैं। ठीक है, आपको पहला पॉइंट अच्छे से समझ में आया, बस यही था। अब सेकंड हमारे पास देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई। अगर इनके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है तो ये ऑब्वियस सी बात है, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई ही होगा, क्योंकि इन्हें हाई हीट देनी पड़ेगी इन्हें बॉयल या फिर मेल्ट करने के लिए। थर्ड है हमारे पास, थर्ड जो ये पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, इस पर एक क्वेश्चन भी बनता है, वो अब हम करेंगे। दीज आर इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन लिक्विड स्टेट। ये इंसुलेटर होते हैं किसके अंदर, सॉलिड स्टेट के अंदर, लेकिन कंडक्टर हो जाते हैं किसके अंदर, लिक्विड स्टेट के अंदर। यानी कि इनके अंदर से करंट पास हो जाता है मोल्टन या फिर एक्वस स्टेट के अंदर, लेकिन ये इंसुलेटर होते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर, यानी करंट पास नहीं होता इनके अंदर से सॉलिड स्टेट के अंदर। अब ये रीजन क्यों है, क्यों नहीं होता, आपके मन में क्वेश्चन आया होगा आखिर क्यों नहीं होता सॉलिड स्टेट के अंदर, तो हम उसी का जवाब करने वाले हैं अब। तो आप पहले आप ये बताइए। देखो भाई, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये पेपर के अंदर आता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन है वाहे आयोनिक सॉलिड्स आर इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन एक्वस स्टेट। जो हमने थर्ड पॉइंट किया था ना, उसका वही है कि जो हमारे पास आयोनिक सॉलिड होते हैं वो इंसुलेटर क्यों होते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर, और उनमें ऐसा क्या हो जाता है कि वो कंडक्टर हो जाते हैं एक्वस या फिर मोल्टन स्टेट के अंदर जाने के बाद। तो इसका आंसर क्या है, देखो हमारे पास किसी भी चीज के अंदर से करंट पास होने के लिए दो ही चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कौन कौन सी, एक तो हमारे पास होती हैं आयंस। आयंस क्या, फ्री आयंस है ना, या तो फ्री आयंस हो या फिर उसके पास क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, तो ही हमारे पास किसी भी चीज के अंदर से करंट पास हो सकता है। तो ये हमारे पास आयोनिक सॉलिड है, तो इसके अंदर हमारे पास फ्री आयंस होते हैं। तो कहने का मतलब सॉलिड, जब आयोनिक सॉलिड सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं तो इसके अंदर फ्री आयंस नहीं होते, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है इनके अंदर। लेकिन जब हम इनको मेल्ट कर देते हैं, यानी बॉयल कर देते हैं, एक्वस स्टेट के अंदर ले आते हैं, मोल्टन स्टेट के अंदर ले आते हैं इन्हें, तब इनके अंदर फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कंडक्टेंस के लिए। तो ये इजीली कंडक्टेंस शो कर देते हैं लिक्विड स्टेट के आने के बाद। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिखिए। तो देखिए इसका आंसर ये है, सिंस वी नो फ्री आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टेंस। जो मैंने बताया था वही है, किसी भी चीज के अंदर से करंट पास होने के लिए दो ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो या फिर फ्री आयंस हो। तो आयोनिक सॉलिड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन तो हो ही नहीं सकते, फ्री आयंस होते हैं। तो वही बात है, सिंस वी नो फ्री आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टेंस इन आयोनिक सॉलिड्स, फ्री आयंस आर एब्सेंट इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड इन आयोनिक सॉलिड्स के अंदर, सॉलिड स्टेट के अंदर, आयोनिक सॉलिड के अंदर सॉलिड स्टेट में क्या एब्सेंट होते हैं, हमारे पास फ्री आयंस एब्सेंट होते हैं। लेकिन जब हमने मोल्टन या एक्वस स्टेट के अंदर ले आते हैं मेल्ट करके या फिर बॉयल करके, तो इनके अंदर फ्री आयंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये कंडक्टर का बिहेव करने लग जाते हैं, या फिर कंडक्टेंस शो करने लग जाते हैं। ये हमारे पास था। ठीक है, अब हम करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ रॉक साल्ट, यानी स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो पहले इसकी डेफिनेशन आप उतारिए। तो चलिए हम स्ट्रक्चर बनाते हैं हमारा NaCl का। आप मेरे साथ साथ बनाते जाइए, अगर आपको नहीं बनाना आता है तो, क्योंकि ये इजी है। ठीक है, लेकिन कईयों से बनता नहीं है। चलो आपको सिखा देते हैं। हम NaCl का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। चलो आपको इजी वे में करवा देता हूं। ठीक है, इजी वे के अंदर बहुत ही इजी वे है ये बनाने का NaCl का स्ट्रक्चर।
फिर हम इस पर क्लोरीन या फिर Na दिखाएंगे और फिर हम इसके मेन फीचर्स बताएंगे। ठीक है, तो आप बनाते जाइए। ये हम दिखा रहे हैं, ये इसके कॉर्नर पर Na और जो क्लोरीन है उनको हम शो कर रहे हैं यहाँ पर हम। ठीक है, आप बनाते जाइए मेरे साथ NaCl का स्ट्रक्चर। बहुत ही इजी ये। तो यहाँ पे भी बनेगा। देखिए हमारा NaCl का स्ट्रक्चर बन गया है। आपको दिख रहा है? दिख रहा है। देखिए अब हमें ये पता करना है कि क्लोरीन कहाँ पर प्रेजेंट है और सोडियम कहाँ पर प्रेजेंट है, बताओ। तो देखो मैं ऐसे बता देता हूं, जो सोडियम है वो मैं इसको ऐसे शो कर रहा हूं, सोडियम को। ठीक है, Na को मैं ऐसे शो कर रहा हूं, ऐसे शो कर दिया। यहां पर भी ऐसे ही कर देते हैं। ये फेस पर भी प्रेजेंट, फेस पर तो क्लोरीन प्रेजेंट है, तो बना देते हैं हम Na। कहाँ पर? हाँ, यहाँ पर भी। यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है भाई। ठीक है, ये ओनली फेस पर प्रेजेंट है। मैंने यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, यानी यहाँ पर और यहाँ पर भी प्रेजेंट नहीं है शायद ये। हाँ, यहाँ पर बीच में प्रेजेंट है ये, और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, आ गया आपको। यहाँ पर भी प्रेजेंट है ये। तो मैंने क्या किया है, मैंने बस कुछ नहीं किया। जो सोडियम है Na पॉजिटिव है उसको इससे दिखाया है, इससे, और जो मेरे पास क्लोरीन है उसको इसे दिखाया है, बस इसे दिखाया है। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं है। देखो भाई ये है, आप अच्छे से अगर दिखोगे तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, देखो इसके अंदर जो मैंने क्लोरीन है वो मैंने इससे डिनोटेड किया है, इससे, और जो ये है मेरे पास जो सोडियम है वो मैंने इसे डिनोटेड किया है, यानी बाहर एक लाइन लगाई है मैंने ऐसे। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हमें क्या दिख रहा है, इसके मेन पॉइंट्स हमें लिखने होते हैं 4-5। देखो जो क्लोरीन है, जो हमारे पास क्लोरीन एटम है वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर प्रेजेंट है। इसके अंदर ये आप क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्या होती है हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे। आप बस आप इतना याद रखो, जो क्लोरीन एटम है यहाँ पर क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर प्रेजेंट है। जो सोडियम है वो FCC के अंदर है, यानी फेस पर भी प्रेजेंट है हमारे पास, फेस पर भी प्रेजेंट है और कॉर्नर पर भी प्रेजेंट है। ठीक है, और जो रेशियो है सोडियम और क्लोराइन की, जो रेशियो है वो 1:1 है। जैसे देखो 6:6 है ना, वैसे ही 6 से कैंसिल हो गया और यहाँ पर 1:1 आ गया। और इनका कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम का भी यहाँ पर 6 है और क्लोरीन का भी 6 है। कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल, मतलब एक हमारे पास पार्टिकल है वो कितने अपने आसपास पार्टिकल से भिड़ा हुआ है। ठीक है, उसके कितने आसपास पार्टिकल हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ये तो ऐसे ही खुले खुले बना रखे हैं, लेकिन रियलिटी के अंदर ये एक पार्टिकल है वो 6 दूसरे पार्टिकल हैं उनसे सराउंडेड है। जो एक पार्टिकल है, जो एक सोडियम का पार्टिकल है वो दूसरे से क्लोरीन के दूसरे पार्टिकल से क्या है, सराउंडेड है, इसलिए इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया है, 6 आया है। तो ये देखिए आप उतार लीजिए, ये है इस हमारा स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, जिसे हम रॉक साल्ट टाइप स्ट्रक्चर कहते हैं। देखो भाई नेक्स्ट हमारे पास है, हम क्या कर रहे थे, टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड कर रहे थे। तो सेकंड टाइप हमारे पास आता है कोवेलेंट सॉलिड, जिसे हम नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, दीज आर द सॉलिड इन विच नॉन मेटल एक्ट एज ए पार्टिकल्स एंड बॉन्डेड बाय द कोवेलेंट बॉन्ड। ये ऐसे सॉलिड होते हैं जिनके अंदर नॉन मेटल पार्टिकल का काम करती है, और ये किससे बॉन्डेड होते हैं आपस में, एक कोवेलेंट बॉन्ड से। फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्रेफाइट हो गया और एक डायमंड हो गया, और इनका जो क्या है नेटवर्क सॉलिड क्यों कहते हैं, क्योंकि एक नेटवर्क बना लेते हैं, एक जाल सा बना लेते हैं अपने चारों ओर, ठीक है, स्ट्रक्चर्स का, इसलिए हम नेटवर्क सॉलिड कहते हैं इन्हें। तो नेक्स्ट हम करते हैं अब कोवेलेंट सॉलिड की प्रॉपर्टी, जैसे हमने आयनिक सॉलिड की थी।
देखिए फ्रेंड्स, ये अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट सॉलिड। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, सिंस कोवेलेंट सॉलिड्स या फिर कोवेलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बी हाई। देखो भाई, जो हमारा जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है तो इनका भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। नेक्स्ट हमारे पास दीज आर इंसुलेटरी इन नेचर। देखो भाई, मैंने पहले बताया था इनके अंदर पार्टिकल किसका काम करते हैं, मतलब पार्टिकल का काम कौन करता है, नॉन मेटल करती है ना। और नॉन मेटल हमें पता ही है वो क्या कंडक्टेंस शो नहीं करती, इसलिए वो इंसुलेटर होते हैं। तो बस कोवेलेंट सॉलिड भी क्या होते हैं, इंसुलेटर ही होते हैं। ग्रेफाइट इज ए कंडक्टर इन नेचर। ये हम पढ़ेंगे कि ग्रेफाइट कंडक्टर नेचर का क्यों होता है जबकि एक कोवेलेंट सॉलिड है, ऐसा क्यों है, ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद ही क्वेश्चन आएगा, ये पेपर में भी क्वेश्चन आ जाता है। अब है डायमंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट सॉलिड। डायमंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट सॉलिड होता है क्योंकि इसके अंदर 3D अरेंजमेंट ऑफ कार्बन्स होती है। देखो भाई, ये हमारे पास डायमंड का स्ट्रक्चर है और इसकी जो बॉन्ड लेंथ है एक कार्बन से दूसरे कार्बन तक वो 154 पिकोमीटर होती है, ये आप याद कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट सॉलिड, ये आप उतार लीजिए। तो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे उस क्वेश्चन पर। देखो भाई, हमारे पास ये क्वेश्चन है, ग्रेफाइट इज ए कोवेलेंट सॉलिड बट इट इज ए कंडक्टर। देखो भाई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था कि कोई भी चीज कंडक्टेंस कब शो करती है, या तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो या फिर फ्री आयन हो। तो इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही होगा। देखो, सिंस वी नो इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम कंबाइंड विद अदर 3 कार्बन। क्या होता है, जो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के अंदर एक कार्बन अपने से अलग 3 कार्बन को जुड़ा होता है विद sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखो, ये कार्बन है, मान लिया ये कार्बन है, ये कार्बन ही है, ठीक है, और ये अपने से अलग 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, और हमें पता है कि कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है, यानी कि 4 बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ, उसका एक इलेक्ट्रॉन बिना बॉन्ड बनाए ही पड़ा हुआ है, यानी कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना वही रिस्पॉन्सिबल है ग्रेफाइट की कंडक्टेंस के लिए। इसलिए ग्रेफाइट क्या है, कोवेलेंट सॉलिड है, लेकिन उस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कंडक्टेंस शो करता है। इनमें से हर एक कार्बन का एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और जिसकी वजह से ये कंडक्टेंस शो कर देता है, ठीक है। तो यही है, फ्री इलेक्ट्रॉन इसका रिस्पॉन्सिबल आएगा। देखो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे है, अगर हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड हो, कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड हो तो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, एक s का और p के हमारे पास 2, ठीक है, ऐसे होता है। और ये हमारे पास बॉन्ड लेंथ है 142 पिकोमीटर, ऐसे इस कार्बन से साइड वाले की तरफ, और ऊपर से नीचे हमारे पास 335 पिकोमीटर होती है बॉन्ड लेंथ ऊपर से नीचे। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास, ये पेपर में पूछ सकते हैं, तो आप उतार लीजिए इसे। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, हमारे पास मेटेलिक सॉलिड है। तो क्या है ये, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऐसे सॉलिड्स जिसके अंदर मेटल पार्टिकल का काम कर रही हो और वो किससे बॉन्डेड हो, मेटेलिक बॉन्ड से। तो दीज आर द सॉलिड्स इन विच मेटल एक्ट एज ए पार्टिकल एंड बॉन्डेड बाय द मेटेलिक बॉन्ड। आगे आपको नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज। मेटेलिक बॉन्ड आर वीक, जो हमारा मेटेलिक बॉन्ड है वो वीक होता है, इसलिए उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं वे लस्टर होते हैं, मतलब वो लस्टर की प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी चमकते हैं वो, ठीक है। दे हैव डक्टिलिटी एंड मेलिबिलिटी, ये डक्टिलिटी और मेलिबिलिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी हम पीट कर उन्हें एक बिल्कुल पतली सी लेयर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और उन्हें ऐसे तार की तरह लंबी खींच भी सकते हैं। और दे आर कंडक्टर इन नेचर। देखो, मेटल है, ये तो ऑब्वियस सी बात हमें पता है, मेटल क्या होते हैं, मेटल हमेशा कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी शो करती है। तो ये था हमारे पास मेटालिक सॉलिड। नेक्स्ट हम कर रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखो, नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड वही जिसके अंदर मॉलिक्यूल किसका काम करे, पार्टिकल का काम करे, और वो किससे बॉन्डेड हो, वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से या वीक वंडरवाल बॉन्ड से क्या हो, जुड़े हुए हो। तो देखो, दीज आर द सॉलिड्स इन विच मॉलिक्यूल एक्ट एज ए पार्टिकल एंड दीज आर बॉन्डेड बाय द वीक वंडरवाल बॉन्ड। देखो, वीक बॉन्ड है इसलिए ये इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा और ये इंसुलेटर होंगे, ठीक है, ये कंडक्टेंस को शो नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट हम एक बार डिफरेंस देख लेते हैं क्रिस्टलाइन और अमरस्वस सॉलिड के अंदर। देखो भाई, अब हम कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमरफस सॉलिड्स। देखो, दे हैव डिफिनेट शेप, क्योंकि पार्टिकल की रेगुलर अरेंजमेंट होती है इसलिए डिफिनेट शेप होता है, ये इरेगुलर शेप के होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, यानी कि मान लिया कोई भी चीज हमारी वो मान लिया 150 या 173 केल्विन टेम्परेचर पर जाकर अगर मेल्ट होती है ना, तो 173 पर ही जाकर मेल्ट होगी, यानी एक फिक्स
शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन इसकी एक रेंज होती है, यानी कि जैसे ऐसे हो गया, जैसे 80 से लेके 50 के बीच में, यानी 72 से लेकर 72 से लेकर 77 के बीच में ऐसे रेंज होती है। दे गिव्स क्लीन कट। जब हम इन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनको कट करते हैं तो ये क्लीन कट देते हैं, लेकिन ये रफ सरफेस कर देते हैं जब हम कट करते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर के होते हैं, यानी कि इतनी देर नहीं टिक पाती ये एग्जाम्पल इसका NaCl हो गया, मेटल्स हो गया, और इसका एग्जाम्पल हो गया रबर और प्लास्टिक। एक और चीज था, जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो एनिसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं? एनिसोट्रोपिक। मैं बता देता हूं ये क्या होते हैं। एनिसोट्रोपिक नेचर के होते हैं, यानी कि डिफरेंट इन एनिसोट्रोपिक इन नेचर, डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, एनिसोट्रोपिक इन नेचर। और ये हमारे पास आइसोट्रोपिक होते हैं, आइसोट्रोपिक इन नेचर। यानी कि मतलब क्या है इनका? एनिसोट्रोपिक मतलब अगर हम मान लिया मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर मान लिया मैं क्या करूँ, ये मेरे पास कोई भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मैंने अगर यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका मेजर किया और फिर मैंने यहाँ पर किया, तो ये दोनों अलग अलग मिलेगा। यानी अलग अलग डायरेक्शन के अंदर अगर हम अलग अलग प्रॉपर्टीज मेजर कर रहे हैं तो उनकी वैल्यू भी डिफरेंट आ रही है। लेकिन अमरफस सॉलिड में ऐसा नहीं है, ये आइसोट्रोपिक यानी सेम इन ऑल डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन के अंदर सेम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल की अरेंजमेंट रेगुलर होती है, इसके अंदर इरेगुलर होती है, ठीक है। इसलिए हर एक डायरेक्शन में सेम होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? रेगुलर होती है। तो ये थे हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट हम करेंगे, हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे जैसे आइसोमॉर्फिज्म हो गया और प्रॉपर्टी होगी, जैसे प्रिमिटिव यूनिट सेल और यूनिट सेल के क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। सो थैंक यू।